अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज नाइट सादिया अफजाल के साथ। नाज़रीन, अभी लाहौर की फैक्ट्री में लगी आग के शोले नहीं बुझे थे जिसमें 25 इंसानों को लुक़मा अजल बनना पड़ा कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में एक गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि इस आग की वजह से तकरीबन 300 हंसते बसते घर उजड़ जाएंगे। इस पे बहुत सारे सवालिया निशानात पाकिस्तान के इदारों की कारकर्दगी पर भी उठ रहे हैं। अगर इस आतिशज़दगी के वाक़े का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में आतिशज़दगी से हलाकतों का ये सबसे बड़ा वाक़या है। बहुत सारे ऐसे सवालात जिन पर बात भी होती रही, गाहे बगाहे सर उठाते रहे, आज एक बार फिर से जिंदा होते नजर आ रहे हैं। और ये बात की जा रही है कि क्या ये कौमी सानहा माजी के अफसोसनाक वाक़यात की तरह सिर्फ एक वाक़या बनकर रह जाएगा? क्या टॉक शोज में 2 दिन इस पर बात होने के बाद सिर्फ एक खबर ही रह जाएगी या वाकई कुछ बेहतरी आएगी? इसी किस्म की अगर बात की जाए इदारों के हवाले से और फैक्ट्री मालिकान के हवाले से, क्या उन्हें कोई सबक मिलेगा? क्या हमारे इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो पाएगी? क्या ऐसे हादसात से बचा जा सकेगा? आज इन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं रुबीना सादत कायम खानी साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चाइल्ड राइट्स, MNA भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया रुबीना, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके साथ हैं तारिक चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कंट्रोलर न्यूज हैं, आज टीवी से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में तीसरी मेहमान हैं माइजा हमीद, आप MPA हैं, मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। माइजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में हमें ज्वाइन करेंगे उमर चीमा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इसके अलावा कराची स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिर्जा इश्तियाक बेग, वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वाइस चेयरमैन बेग ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ मोरक्को। और इनका भी जो इंडस्ट्री के हवाले से बात करते चलें तो उसी इलाके में इनकी फैक्ट्री मौजूद है। इन्होंने क्या हालात देखे वहां पर, इनकी क्या राय है, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नोमान शब्बीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त कराची में उस इलाके में फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नोमान। वालेकुम अस्सलाम। नोमान, आज की क्या लेटेस्ट सिचुएशन है? रेस्क्यू वर्क के हवाले से जरा बताइएगा। और ये बहुत सारी शिकायत आई लोगों की तरफ से, उनके अहले खाना की तरफ से, कि वहां पर इदारों की जो कारकर्दगी थी वो कोई खासी अच्छी नहीं थी और लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम करते रहे। तो आज भी क्या ऐसी सूरत हाल आपको देखने को मिली? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फायर फाइटिंग के हवाले से और रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से जितने भी इंतजामात थे या काम थे वो तो कल शाम तक ही खत्म हो गए थे। आज तो सिर्फ बेसमेंट से पानी निकाला जा रहा था और 1 या 2 लाशें मुख्तलिफ अकाउंट से कि वो लाशें आज दोपहर में किसी वक्त वहां से बरामद हुई। जो बात आपने कही कि यहाँ पर जो फैमिली और लवाहिकीन मुतासर अफराद के जो घर वाले हैं उनको परेशानी यकीनन हुई। मैं यहाँ पे खुद अशरफ नामी एक शख्स से मिला जो अपने एक सगे भांजे और सगे भतीजे को पागलों की तरह रोता हुआ आया और ढूंढ रहा था और उसका ये कहना था कि ना उसको ईदी में उसकी लाश मिल रही है, ना उसको सिविल अस्पताल में और जिला अस्पताल में जितने भी कराची के मॉर्गेजेस हैं वहां पर उसकी लाश मिल रही है। तो इस हवाले से यकीनन इंतजामिया ने काफी अच्छे इंतजाम नहीं किए कि जो यहाँ पर हजरात थे जिन्होंने अपने कार्ड यहाँ पंच किए थे उनके किसी हवाले से DNA की कोई सैंपलिंग का तरीका किया जाए या किसी भी तरह से उनको लाश, जो कि आज दूसरा दिन गुजर चुका है इस आग को लगे हुए और सारे वाकये को, अभी तक उनको अपने प्यारों की लाशें नहीं मिली। तो नोमान, वहां पर कोई भी किसी भी इदारे के लोग मौजूद नहीं है जो शनाख्त कर सकें या लोगों को रहनुमाई फराहम की जा सके? यहाँ पर मुख्तलिफ NGOs ने और मुख्तलिफ EOBI ने अपना एक इंस्टॉल लगाया है। यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना एक इंस्टॉल लगाया है जो अपने तौर पर लोगों को मदद को फराहम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ ना यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई इंस्टॉल लगाया गया है, ना यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, ना यहाँ कोई इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री की तरफ से। तो लोग यकीनन यहाँ पर मजबूर हैं कि अपनी मदद आपके तहत अपने प्यारों को ढूंढे और वो परेशानी के आलम में कभी यहाँ आते हैं और कभी मॉर्गेजेस हाउस जाते हैं। यकीनन लाशों की, बेशतर लाशों की हालत ऐसी है कि वो नाकाबिले शनाख्त हैं। तो इस सिलसिले में सिर्फ हुकूमत ही वाहिद जरिया है जो इन लोगों को सहूलत के साथ या कम परेशानी के साथ उनके प्यारों से जो इस जहाने फानी से कूच कर चुके हैं उनसे मिलवा सके। सही जाहिर है लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं कि उनके प्यारे तो बिछड़ गए लेकिन उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो उन्हें दी जा सकें। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि अभी डेड बॉडीज के हवाले से कि आज 1 या 2 जो हैं वो बेसमेंट से निकली हैं, बेसमेंट के हवाले से भी कह रहे थे कि जी वहां पर बहुत ज्यादा गर्म पानी मौजूद है, लोगों की रसाई जो है वहां तक नहीं है, वहां कुछ एरिया क्लियर हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया कि ऑफिशियली वहां से सारा पानी ड्रेन आउट हो चुका है। बेसमेंट में अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं रेफरेंस के लिए तो नी तक पानी था, ज्यादा पानी नहीं था। अलबत्ता वो पानी बहुत गर्म था इसलिए रसाई वहां पे मुश्किल थी, लेकिन आज जबकि शाम तक सारा पानी निकाला जा चुका है और
ऑफिशियली यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन वाइंड अप हो चुका है, तो वहां पर सिर्फ बेसमेंट में 2 लाशें थी। तो अफवाहों का मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ज्यादा बाजार मुख्तलिफ किस्म की, चूंकि र्यूमर्स इसलिए पनप रही है क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेज से बहुत कम मालूमात आवाम तक पहुंच रही है। मेरी भी गुजारिश और हमारी भी गुजारिश है कि लोग सरकारी इदारों से राब्ता करें और खुद यहाँ पर आके बात करें, र्यूमर्स पे ना जाएं। ठीक है, मैं आपको इस वाकये के बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा बताना चाहूंगा। यहाँ पर ये बात, चूंकि कुछ बिजनेसमैन भी आए हुए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि भत्ता माफिया का भी यहाँ पे उनसर है, दहशतगर्दी के भी जो आप समझे पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहाँ पे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को और सिक्योरिटी के जितने इंतजाम हैं जहाँ उनको मद्देनजर रखना चाहिए, वहां पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो मियां शाहिद साहब थे इस कंपनी के मालिक, उनको मुसलसल धमकियां तो बहरहाल मौसूल हो रही थी। ठीक है, यानी भत्ता खोरी के हवाले से भी वाकयात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नोमान, इस पर मजीद बात करेंगे। इश्ताक बेग साहब, इससे पहले कि भत्ता माफिया के हवाले से जो नोमान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने बात की वो आपसे जानने की कोशिश करूं, अभी तक जो बात हो रही है ये जो फैक्ट्री के मालिक के हवाले से, शाहिद बेला के हवाले से, उसको कसूरवार भी ठहराया जा रहा है, 302 भी का मुकदमा भी दर्ज हो गया, साथ साथ हम देख रहे हैं कि ECL पर भी नाम डाल दिया गया। यू योरसेल्फ बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, कितना कसूरवार समझते हैं इस फैक्ट्री के मालिक को? सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द प्रोग्राम। सादिया, ये फैक्ट्री मेरी फैक्ट्री से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर है और जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन मैं वहां से गुजर रहा था और उस वक्त 1 या 2 फायर फाइटर्स वहां पे मौजूद थे और ये समझा जा रहा था कि ये बहुत छोटी आग है और ये लोग काबू पा लेंगे। मगर आज भी मैं वहां पे फैक्ट्री के पास था, जिस तरह का जानी नुकसान हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अलमिया है जो हमेशा हमें हॉन्ट करता रहेगा और इसको वर्कर्स का 9/11 भी कहा जा रहा है। और कल जिस तरह BBC और CNN भी इस चीज को डायरेक्ट दिखा रहे थे, उससे भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रुसवाई जो थी वो हो रही थी। अब आते हैं कि यहाँ पे इसको किसको हम वो करें। सबसे बड़ी चीज तो ये हो रही है कि इसके अंदर मैं जहां एक तरफ फैक्ट्री के मालिक को जो है कसूरवार ठहराऊंगा कि उसने जो इंडस्ट्रियल सेटअप जो था उसमें लेबर कवानीन की जो थी उसको फॉलो नहीं किए, वहां पे हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी उसके डिपार्टमेंट्स भी करप्शन में इन्वॉल्व थे और उन्होंने भी उन तमाम चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट हम इस वक्त तकरीबन हुकूमत के कितने इदारों को फेस करते हैं, जिनमें एक लेबर इंस्पेक्टर होता है जिसका काम होता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स की वेलफेयर्स को देखता है। उसके बाद साल में 1 या 2 बार एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आता है